नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वे चौक स्थित IRD सभागार में आयोजित जागर लोक संस्कृति उत्सव में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सच्चिदानंद सेमवाल द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड का लोकपुत्र प्रीतम भरतवाण का विमोचन करते हुए उन्होंने उत्तराखंड की लोक संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उन्होंने कहा कि पद्मश्री प्रीतम भरतवाण ने देवभूमि की पवित्र लोक परंपराओं और लोक संस्कृति को विश्व में पहुंचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने ऐसे आयोजनों को राज्य की प्राचीन समृद्ध लोक संस्कृति का उत्सव बताते हुए कहा कि जागर उत्तराखंड की संस्कृति में देवताओं के आह्वान का भी माध्यम माना जाता है। मुख्यमंत्री ने जागर अकादमी के माध्यम से युवाओं को इस विद्या से जोड़ने के लिए प्रीतम भरतवाण के प्रयासों की सराहना भी की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनपद चंपावत के अमोडी, बनबसा और देवी धुरा भ्रमण के दौरान की गई घोषणाओं पर आदेश जारी हुआ है। बनबसा नगर पंचायत के तहत खराब मोटर मार्गों और नालियों के निर्माण कार्य, बनबसा के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कार्य के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए गए। चंपावत के टनकपुर में निर्माणाधीन स्टेडियम का नाम स्वश्री कैलाश गहतोड़ी के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव भी खेल विभाग को दिया गया है। अमोड़ी चंपावत के अंतर्गत बेलखेत क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा का कार्य राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी की सुरक्षा, बाढ़ सुरक्षा कार्य सिंचाई विभाग को करने के निर्देश भी जारी किए गए। वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बढ़ सकती है मुश्किलें। तो देहरादून से बड़ी जानकारी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बढ़ सकती है मुश्किलें। आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिरे हैं गणेश जोशी। विजिलेंस ने सरकार से मांगी है मुकदमे की अनुमति। विशेष न्यायाधीश ने सतर्कता के दिए हैं खास निर्देश। धामी कैबिनेट को 8 अक्टूबर तक लेना होगा फैसला। मंत्री जोशी पर मुकदमा चलाने पर लेना है यह अहम फैसला। 19 अक्टूबर को होगी इस मामले की पहली सुनवाई। 19 अक्टूबर को सुनवाई होनी, 8 अक्टूबर तक फैसला लिया जाना है। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में चुनाव होने उससे पहले कैबिनेट मंत्री पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बढ़ सकती है मुश्किलें। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब कैबिनेट को तय करना है कि वह गणेश जोशी के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति देते हैं या फिर नहीं। तो विजिलेंस ने सरकार से मुकदमे की अनुमति मांगी है। विशेष न्यायाधीश ने सतर्कता के खास निर्देश भी दिए हैं। धामी कैबिनेट को 8 अक्टूबर तक इस पूरे मामले पर फैसला लेना होगा और मंत्री जोशी पर मुकदमा चलाने पर यह अहम फैसला लिया जाएगा। 8 अक्टूबर तक का समय धामी सरकार को दिया गया है। 19 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी और अब उपचुनाव, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से पहले कैबिनेट मंत्री पर इस तरीके से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अभय, क्या कुछ है ये पूरा मामला? चुनाव होने उससे पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के ऊपर इस तरीके से मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। कह सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ने वाली है और सरकार के लिए भी अगले 40 दिन का अहम रहने वाले हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के मामले पर 19 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। उससे पहले कह सकते हैं कि विजिलेंस के द्वारा मंत्रिमंडल से एक यहाँ पर अनुमति मांगी गई है कि जो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर जो ऐसा अधिक संपत्ति के मामले पर जो आरोप लगे हैं उस पर मुकदमा दर्ज करने की अनुमति यहाँ पर मांगी गई है। क्योंकि पूर्व में कह सकते हैं कि मार्च माह के दौरान जो IT एक्टिविस्ट है और अधिवक्ता विकेश सेगी की तरफ से कुछ साक्ष्य यहाँ पर पेश किए गए थे और कैबिनेट मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप यहाँ पर लगाए गए थे, जिसकी जांच के उन्होंने
साक्ष्य विजिलेंस ऑफिस को भेजे थे। और विजिलेंस ऑफिस में जब इस मामले पर सुनवाई यहाँ पर हुई तो विजिलेंस के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से आप इस पूरे मामले पर अपनी बात यहाँ पर रखने का काम किया गया। विजिलेंस कोर्ट में बात यहाँ पर रखी गई, जिसमें जज के द्वारा विजिलेंस अधिकारियों से पूछा गया कि अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है। तो विजिलेंस के अधिकारियों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि कैबिनेट मंत्री का मामला है और ऐसे में सरकार की बिना अनुमति के कोई भी कार्रवाई आगे नहीं की जा सकती। तो उसके लिए उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित किया था कि सरकार से अनुमति मांगी जाए और यही वजह है कि अब विजिलेंस के द्वारा मंत्रिमंडल से कैबिनेट मंत्री के खिलाफ अभियोग दर्ज करने के लिए अनुमति यहाँ पर मांगी गई है। कैबिनेट मंत्री के खिलाफ ये कह सकते हैं कि अगले 3 सप्ताह के भीतर सरकार को ये जवाब यहाँ पर देना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि किस तरीके से उनके ऊपर ये मामला दर्ज किया जा सकता है और क्या कुछ रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है कि अगर विजिलेंस की इस अनुमति को अगर कैबिनेट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है तो फिर सीधे तौर पर सरकार के ऊपर ही यहाँ पर आरोप लगने शुरू हो जाएंगे कि अपने मंत्री को बचाने के लिए उनकी तरफ से निर्णय यहाँ पर लिया गया। इसका दूसरा विकल्प कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के पास ये कहा जा सकता है कि वो सीधे इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट पर पहुंच सकते हैं, जिससे या फिर इसे खारिज करवाने की मांग यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि जो अधिवक्ता विकास तिर्की की तरफ से जो आरोप यहाँ पर लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की जो संपत्ति है उसमें 9 करोड़ ऐसे है अधिक संपत्ति है जो उनकी आय से अधिक वहां पर समझी जा सकती है, उसको लेकर उन्होंने साक्ष्य यहाँ पर दिया। तो ये समझा जा सकता है कि मामला हाई प्रोफाइल है और पूरी तरीके से राजनीति से जुड़ा हुआ है, सरकार से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में चर्चा यहाँ पर तेज होने लगी प्रदेश के भीतर और विपक्षी दलों को भी सरकार को घेरने का एक और मौका यहाँ पर मिल गया है। जी बिल्कुल, ये हाई प्रोफाइल मामला है और ऐसे में विपक्ष को लगातार जांच एजेंसियों पर घेराव किया जाता रहता है। तो ऐसे में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा जा रहा है? ठीक है, अभी तक ये कह सकता है कि पूर्व में जब ये मामला सामने आया था अधिवक्ता विकास तिर्की की तरफ से जब इस मामले को उठाया गया था तो उस समय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की तरफ से इस मामले को पूरी तरीके से नकारने का काम यहाँ पर किया गया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कोई ऐसी आय से अधिक संपत्ति उनके पास मौजूद नहीं है, पूरे दस्तावेज उनके पास मौजूद है और इसके पूरे साक्ष्य ये कह सकता है कि निर्वाचन आयोग और सरकार के पास भी मौजूद है। क्योंकि जब वह चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो पूरी संपत्ति का ब्यौरा उनकी तरफ से निर्वाचन आयोग को पेश यहाँ पर किया जाता है। तो ऐसे में जब पूरे साक्ष्य उनकी तरफ से पहले से दिए गए तो उनके पास फिर आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला यहाँ पर नहीं बनता है। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि जब मामला विजिलेंस कोर्ट में पहुंचा है, विजिलेंस की तरफ से मंत्रिमंडल से अनुमति यहाँ पर मांगी गई, तो अब देखना यही होगा कि कैबिनेट मंत्री की तरफ से क्या कुछ अपनी सफाई में यहाँ पर रखा जाता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि विपक्षी दलों को बैठे बिठाए एक मौका और जरूर यहाँ पर सरकार को घेरने के लेकर मिल गया, जिसपे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के माध्यम से वो सरकार पर तीखे हमले करने का काम भी यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के लिए ये कह सकते हैं कि लगातार जो पिछले कुछ दिन और आने वाले जो दिन है वो बड़े चिंता भरे यहाँ पर गुजर सकते हैं। क्योंकि एक के बाद एक जहाँ पार्टी संगठन के पदाधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं, वहीं अब सरकार के मंत्री के ऊपर भी आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल, अब है एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई अब भाजपा के खेमे में नजर आ रही है। क्योंकि अगर 8 अक्टूबर को हामी के साथ फैसले होते हैं, सकारात्मक फैसले लेती है, और अगर नहीं सकारात्मक फैसले लेती है, पक्ष में नहीं लेती है गणेश जोशी के, तो दोनों तरफ से तो सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। अगर पॉजिटिव फैसला लेगी, जोशी के समर्थ में लेगी तो भी घेराव होगा, और अगर नहीं लेगी तो भी घेराव होगा, क्योंकि उन्होंने अपने गणेश जोशी का पक्ष लिया है। तो ऐसे में दोनों तरफ से घेराव कर रही है, तो विकल्प क्या है धामी कैबिनेट के पास? देखिए, धामी कैबिनेट के पास अभी समय है, 8 अक्टूबर तक को मंत्रिमंडल के द्वारा निर्णय लिया जाना है। तो 8 अक्टूबर तक सरकार के द्वारा इन सब चीजों पर जब निर्णय लिया तो उससे पहले जो विधिवक्ता होते हैं, जो कानून के जो एक्सपर्ट हैं, उन सभी से राय मशवरा करने का काम यहाँ पर सरकार की तरफ से भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे अच्छा विकल्प यहाँ पर माना जा सकता है वो ये है कि कैबिनेट मंत्री स्वयं इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट पर अपनी चीजों को रखने का काम उनकी तरफ से किया जा सकता है। अगर हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर स्टे दिया जाता है तो फिर जो कैबिनेट मंत्री है गणेश जोशी, उनकी मुश्किलें कम हो सकती है। अगर हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को खारिज किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से साक्ष्य यहाँ पर रखने का काम अधिवक्ता की तरफ से किया गया और जो कैबिनेट मंत्री ने अभी तक की जो जानकारी यहाँ पर दी है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरीके से आरोप यहाँ पर लगे 9 करोड़ रुपए
अधिक आय के यहाँ पर आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार के लिए उतनी मुश्किलें तो नहीं है, लेकिन अगर स्वयं कैबिनेट मंत्री इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे तो फिर सरकार की मुश्किलें कम जरूर यहाँ पर हो सकती है और फिर मामला पूरी तरीके से हाईकोर्ट में होगा, जिस पर निर्णय आने में और ज्यादा वक्त यहाँ पर लग सकता है। बिल्कुल कुछ विकल्प है जिसका रुख कैबिनेट, धामी कैबिनेट कर सकती है। आप बने रहिए अब है हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो ऐसे में अब गणेश जोशी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब फैसला 8 अक्टूबर को होना है, क्या कुछ होता है बेहद अहम होगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। पार्टी ने उपचुनाव के लिए प्रभारी और संयोजकों की तैनाती कर दी है। प्रदेश सरकार के 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी उपचुनाव में मंडल प्रवासी बनाया गया है और उन्हें अलग अलग मंडलों की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को केदारनाथ उपचुनाव का प्रभारी बनाया गया है, जहां उन्होंने संयोजक की जिम्मेदारी रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी को दी गई है। उनके साथ दायित्वधारी चंडी प्रसाद भट्ट सह-संयोजक की भूमिका होंगे। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, रेखा आद्रे, सौरभ बहुगुणा, सुबोध उनियाल और गणेश जोशी को मंडल प्रवासी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर अब भाजपा पूरी तरीके से तैयार हो गई है और लगातार भाजपा अपनी रणनीति तैयार करती हुई नजर आ रही है। तो केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा लगातार बने हुए, सीधे रुख करते उनकी तरफ है। केदारनाथ उपचुनाव होने हैं और ऐसे में भाजपा ने कमर कस ली और पार्टी ने उपचुनाव के लिए प्रभारी और संयोजकों की तैनाती कर दी है। देखिए, केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दलों ने अपनी कमर यहाँ पर कस ली है। बीजेपी की तरफ से कहा जा सकता है कि जितना बड़ा संगठन है उतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को देने का काम यहाँ पर किया जाता है और बीजेपी अपने आप को हर समय चुनावी मोड में देखती है। तो ऐसे में हर चुनाव की तैयारी पार्टी की तरफ से युद्ध स्तर पर यहाँ पर की जाती है। केदारनाथ विधानसभा चुनाव के लिए ये कह सकते हैं कि पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ साथ सरकार में दायित्वधारी और कैबिनेट मंत्री सभी को अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर देने का काम बीजेपी संगठन की तरफ से यहाँ पर कर दिया गया है। बीजेपी ने इस केदारनाथ विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के प्रभारी के तौर पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी है। 5 कैबिनेट मंत्रियों को यहाँ पर मंडल का प्रवासी बनाने का काम यहाँ पर किया गया ताकि अलग अलग मंडलों पर पूरी तरीके से पार्टी युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम कर सके। जो दायित्वधारी आप चंडी प्रसाद भट्ट जी की बात कर सकते हैं, उन्हें पार्टी ने यहाँ पर संयोजक बनाने का काम यहाँ पर किया। रुद्रप्रयाग के जो विधायक क्षेत्रीय विधायक भरत चौधरी, उन्हें चुनाव का संयोजक यहाँ पर नियुक्त किया गया। तो ये समझा जा सकता है कि पार्टी ने हर युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी यहाँ पर शुरू करी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पार्टी की रीति पहुंच सके और पार्टी इस उपचुनाव को यहाँ पर जीत सके। क्योंकि पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो पिछले 2 उपचुनाव यहाँ पर हुए, चाहे बद्रीनाथ सीट का उपचुनाव हो या फिर मंगलौर विधानसभा का उपचुनाव हो, दोनों ही चुनावों में उसे हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा था। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को वापस अपनी जीत की लय पाने की होगी, इस सीट को जीतने की होगी, क्योंकि ये सीट बीजेपी की परंपरागत सीट यहाँ पर रही है। तो ऐसे में पार्टी चाहती है कि कम से कम जो फजीयत बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उसे झेलनी पड़ी है वो केदारनाथ में ना झेलनी पड़े। क्योंकि अगर उत्तराखंड से केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव भी अगर बीजेपी हारती है तो फिर पूरे देश भर में बीजेपी के अगेंस्ट एक बड़ा संदेश देने का काम यहाँ पर पड़ेगा और उससे बचने की कोशिश भाजपा की तरफ से यहाँ पर बिल्कुल। केदारनाथ में उपचुनाव है अब, ऐसे में अब दोबारा से फजीहत ना हो, दोबारा से हार का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर अब भाजपा पार्टी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। आप निगाह बनाए रखिए। तो केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है। अब देखना बेहद अहम होगा कि क्या कुछ भाजपा की आगे की रणनीति होती है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। भाजपा ने आगामी केदारनाथ में उपचुनाव को लेकर विधानसभा प्रभारी, संयोजक और समन्वयक सहित मंडल प्रवासी कार्यकर्ता की नियुक्ति की है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी दी है कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर आगामी केदारनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्रियों एवं पार्टियों पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें विधानसभा प्रभारी के रूप में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, विधानसभा संयोजक रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी और विधानसभा समन्वयक के रूप में राज्य सहकारी बैंक अध्यक्ष दान सिंह रावत को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के पूर्व से ही अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं
और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बूथ स्तर पर पहले से ही कार्य किया जा रहा है। ठीक है, आज आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के निर्देश पर हमारे केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के प्रभारी और सह प्रभारी की भी नियुक्ति की गई है। हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय आदित्य कोठारी जी को प्रभारी और रुद्रप्रयाग क्षेत्र के विधायक आदरणीय भरत चौधरी जी को सह प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही हमारे केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में 5 भारतीय जनता पार्टी के मंडल हैं। उन 5 मंडलों में हमारे एक कैबिनेट मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें वहाँ के जो प्रभारी हैं हमारे प्रभारी मंत्री सौरभ बगुड़ा जी, आदरणीय सतपाल महाराज जी, आदरणीय सुबोध उनियाल जी, आदरणीय गणेश जोशी जी और आदरणीय रेखा आर्य जी को भी एक मंडल की वहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। वहीं शराब तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से नाराज एसएसपी अजय सिंह ने एसओजी देहात को भंग करते हुए देहरादून एसएसपी कार्यालय अटैच कर दिया है। इसके अलावा ऋषिकेश और रायवाला थाने में पिछले 10 सालों से डटे पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को भी ट्रांसफर कर अलग अलग थाने चौकियों में भेज दिया गया है। एसएसपी का कहना है कि तीर्थ क्षेत्र में शराब तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई हो, इसलिए यह बड़ा फेरबदल किया गया। ऋषिकेश, कोतवाली और रायवाला थाने में आने वाले सभी नए अधिकारियों और कर्मियों को ड्यूटी ज्वाइन करते ही शराब तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए जाएंगे। एसएसपी ने लोगों से अपील भी की है कि वह अपने क्षेत्र में नशा बेचने वालों की जानकारी पुलिस को दे, जिससे कि पुलिस नशे पर प्रभावी कार्रवाई कर सके। खबरों बढ़ते आगे, हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। व्यापारी मंडल आज करेगा विशाल जनसभा और कॉरिडोर को लेकर यह जनसभा की जाएगी। दोपहर 3 बजे सूरजमल धर्मशाला में आयोजित होगी जनसभा। कॉरिडोर के लिए शहर में तोड़फोड़ के खिलाफ हो रहा है यह आयोजन। व्यापारी मंडल आज करेगा विशाल जनसभा। शहर व्यापार मंडल की ओर से यह जनसभा आयोजित की गई है। हरकी पैड़ी कॉरिडोर को लेकर कई बार विरोध जता चुके हैं व्यापारी। तो दोपहर 3 बजे सूरजमल धर्मशाला में आयोजित होगी जनसभा और लगातार इसको लेकर विरोध जताया जा रहा है व्यापारियों के द्वारा। तोड़फोड़ के खिलाफ ये पूरी आक्रोश विरोध। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। व्यापारी मंडल आज विशाल जनसभा करेगा। कॉरिडोर को लेकर यह जनसभा की जा रही है। दोपहर 3 बजे सूरजमल धर्मशाला में आयोजित होगी यह जनसभा। हरिद्वार से बड़ी खबर। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास चौहान हरिद्वार से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते उनके तरफ। विकास, आज व्यापारी पूरे मंडल इस तरीके से जनसभा करते हुए नजर आएंगे और व्यापारियों का आक्रोश कॉरिडोर को लेकर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जी बिल्कुल, जिस तरह से हरिद्वार हरकी पैड़ी को लेकर कॉरिडोर की तैयारी जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, अभी फिलहाल उसके लिए मैपिंग यहाँ पर की जा रही है। लेकिन व्यापारियों का साफ कहना है कि किसी भी कॉरिडोर को लेकर अगर उनके व्यापार पर असर पड़ता है या फिर उनकी दुकानों के साथ तोड़फोड़ की जाती है, वो किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि कई दौर की वार्तालाप व्यापारियों की प्रशासन और सरकार के नुमाइंदों यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी व्यापारियों का जो गुस्सा है कॉरिडोर को लेकर, जो तोड़फोड़ होनी है, उनकी जो जिस तरह की उनको संभावनाएं हैं, उसको लेकर उनकी नाराजगी रही है, जिसको लेकर आज एक महासभा यहाँ पर विशाल यहाँ पर की जाएगी, जिसमें अपना विरोध व्यापारी दर्ज कराएंगे, जिसके बाद आगे की रणनीति यहाँ से व्यापारियों की तय की जाएगी। जी बिल्कुल, ये कॉरिडोर के लिए अगर शहर में तोड़फोड़ नहीं किया जाएगा तो दूसरा विकल्प क्या है विकास? देखिए, जिस तरह से अभी जो हाल ही में जो जिस तरह से व्यापारियों के साथ जिला प्रशासन की बैठक हुई थी और कॉरिडोर को लेकर जो एजेंसी यहाँ पर सरकार की तरफ से नियुक्त की गई है, उनके अधिकारियों का साफ कहना था कि अभी फौरी तौर पर केवल एक मैपिंग यहाँ पर की जा रही है, मार्गदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है कि क्या क्या आवश्यकताएं कॉरिडोर को लेकर हैं और क्या चीज यहाँ पर की जा सकती है। अभी किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कोई ऐसी योजना सरकार की तरफ से या कोई इस तरह का कोई नक्शा यहाँ पर नहीं बनाया गया है। लेकिन व्यापारियों को जिस तरह से आशंका है
बीच बीच में इस तरह की बातें आती हैं कि जो व्यापार है जो बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका विकास से इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आशंका के आधार पर इस तरीके से व्यापारी मंडल आक्रोशित नजर आ रहे हैं और 3 बजे इस तरीके से विरोध दर्शाया जाएगा व्यापारियों के द्वारा और लगातार कॉरिडोर के लिए शहर में तोड़फोड़ की आशंका के आधार पर यह पूरा व्यापारी मंडल आक्रोशित नजर आ रहा है। खबरों बढ़ते आगे। देहरादून के प्रेमनगर में कैरी गांव के पास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने के कारण एक व्यक्ति नदी में फंस गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। रेस्क्यू करने पहुंची टीम ने मौके से 2 लोगों को बचाया है। दोनों प्रेमनगर के निवासी बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर लाया गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमों की आम लोगों द्वारा यानी कि आम जनता के द्वारा सराहना भी की गई है, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों की जान बचाई है। वहीं उत्तरकाशी के कुमराडा गांव के पास गदेरे में बहे युवक का एसडीआरएफ ने शव बरामद किया है। सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान एसडीआरएफ की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गदेरे में बहे शव की पहचान कुमराड़ा निवासी राजेंद्र के रूप में की गई है। एसडीआरएफ ने पुलिस को शव भी सौंप दिया है, जहां से आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। तो पुलिस ने इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।